नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुक कर लेते हैं इस हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। तो देखिए, हफ्ते की शुरुआत भी सियासत के साथ ही हुई। झारखंड और महाराष्ट्र में हुए चुनाव के दौरान जमकर शब्दों के बाण चले। एक और बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे पर चली, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस को जहर की तरह बता दिया। उनका कहना था कि ऐसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। महाराष्ट्र के सांगली में प्रचार करते हुए उन्होंने ये बात कही और कांग्रेस इसी नारे पर भाजपा और संघ परिवार को जहरीला सांप बताने में जुट गई। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी और आरएसएस जहर के जैसा है, जहरीले सांप को मार देना चाहिए। ये है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो भाजपा और आरएसएस को जहर की तरह बता रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। महाराष्ट्र के सांगली में प्रचार करते हुए उन्होंने ये बात कही है। खड़गे का इस तरह का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि अगर मोदी तीसरी बार पीएम बने तो सनातन का राज आ जाएगा। मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप तब कहा है जब देश के दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 12%, झारखंड में 14% के लगभग मुस्लिम वोट हैं। कांग्रेस और उसका गठबंधन महाअघाड़ी मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश में है। तमाम उलेमा और मौलाना खुलेआम मंचों से महाअघाड़ी के प्रत्याशियों को जिताने और भाजपा गठबंधन महायुति को हराने की अपील कर रहे हैं। धर्म के आधार पर मुस्लिमों से वोट करने की अपील की जा रही है। यही झारखंड में भी चल रहा है। 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पर रुक गई तो ताकत खत्म हो गई। मुफ्ती हारून नदी में आपसे कहता हूँ, अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बच जाएगा। इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते। मुस्लिम संगठनों की ये एकता भाजपा के बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे के बाद आई। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्य में भाजपा ने अपनी हार की वजह हिंदू वोटों का बंटवारा और मुस्लिम वोटों की एकजुटता को माना था। भाजपा मान रही है कि विपक्ष ने जिस तरह संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव बनाया, उससे दलित और ओबीसी जातियां उससे दूर हुई। इसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाजपा के नेताओं के मुंह से निकला बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा काम कर गया। हरियाणा में भाजपा हारी बाजी जीत गई। जम्मू कश्मीर में भी अधिकांश हिंदू बाहुल्य सीटें उसके कब्जे में आ गई। अब महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक इसी नारे की गूंज है। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा। नेटू घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। अब कांग्रेस इस नारे पर भाजपा और संघ परिवार को जहरीला सांप बताने में जुट गई है। संदेश है कि देश को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। लेकिन अचरज वाली बात यह है कि खड़गे हो या दूसरे कांग्रेस नेता, सरेआम धर्म के आधार पर वोट डालने का फतवा जारी करने वाले उलेमाओं, मौलानाओं के खिलाफ इनकी जुबान नहीं खुल रही है। यही नहीं, जब इंडी गठबंधन के ही नेता सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स तक कहते हैं, तब इन्हें इनकी जुबान में जहर नजर नहीं आता। देखना यह है कि कांग्रेस को इस छद्म धर्म निरपेक्षता से कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। 27 फरवरी 2002 वो दिन जब गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी फूंक दी गई।
आरोप स्थानीय मुस्लिमों पर लगे थे। इस कांड के बाद हिंदू समुदाय भी भड़क उठा और गुजरात में भीषण दंगे हुए। इस घटना पर उस समय जमकर सियासत हुई, लेकिन अब एक बार फिर से इस घटना पर सियासत के सुर गूंजे हैं और इसका कारण रही फिल्म द साबरमती। इस फिल्म में यही दिखाया गया कि कैसे गोधरा कांड की साजिश रची गई। देखिए रिपोर्ट। 27 फरवरी 2002 गुजरात का गोधरा रेलवे स्टेशन। यहां अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी फूंक दी गई। आरोप स्थानीय मुस्लिमों पर थे। आरोप थे कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर से भीड़ बुलाई गई। उन्हें ट्रेन में आग लगाने के लिए उकसाया गया। उन्मादियों की भीड़ ने ट्रेन की बोगी को पेट्रोल और केरोसिन से नहला दिया। खिड़कियों से पेट्रोल से भरे जरीकेन अंदर फेंके गए और पूरी बोगी धू कर जल गई। उसमें सवार 59 कार सेवक भस्म हो गए। इस कांड के बाद हिंदू समुदाय भी भड़क उठा और गुजरात में भीषण दंगे हुए। ये घटना जिस समय की है, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्हें इन दंगों के लिए दोषी ठहराया गया। विपक्ष ने उन्हें मौत का सौदागर कहा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें राजधर्म का पालन करने की सलाह दी। कहा तो ये भी जाता है कि वाजपेयी मोदी से इस्तीफा लेना चाहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी उनकी ढाल बन गए। यहीं से नरेंद्र मोदी का प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा देश के सामने आया और उनका दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त हुआ। आज भी विपक्ष जब नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करता है तो गुजरात के दंगों से उनका नाम जोड़ा जाता है, लेकिन गोधरा का सच छिपा लिया जाता है। इसमें काला सच ये है कि कैसे इस घटना के बाद बनी तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार की एक कमेटी ने इस भीषणतम नरसंहार को हादसा बताने की कोशिश की थी। हजारों उन्मादियों की भीड़ ने ट्रेन को फूंका, लेकिन यूसी बनर्जी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि ट्रेन में अंदर से आग लगी। लेकिन अब एक फिल्म द साबरमती एक्सप्रेस इस सच को सामने लेकर आई है। विक्रांत मैसी अभिनीति इस फिल्म में यही दिखाया गया कि कैसे गोधरा कांड की साजिश रची गई और उसके बाद कैसे गुजरात में दंगे भड़के। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार, फ्रॉड, सेक्युलरिज्म वाले राजनीतिक दलों और मीडिया के एक वर्ग ने सच्चाई को नजरअंदाज किया है। घटना का सिर्फ एक ही पहलू जनमानस के सामने पेश किया गया। यही वजह है कि पीएम मोदी ने फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि यह सच्चाई सामने आ रही है और वह भी एक तरह से जिसे आम लोग देख सकते हैं। एक फर्जी कहानी केवल सीमित समय तक ही चल सकती है। आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आते हैं। मध्य प्रदेश समेत तमाम भाजपा शासित राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री भी की जा रही है और सरकार से जुड़े लोग इसे देखने की अपील कर रहे हैं। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। सत्य को आने में आज तो दूध का दूध, पानी का पानी करना ही चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से जनता के सामने तथ्य आया और मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये फिल्म देखें। कांग्रेस विपक्ष के नेता लगातार तथ्यों के विपरीत जाकर इस देश का माहौल बिगाड़ते हैं। एक ऐसा नैरेटिव देश में और दुनिया में बनाना कि बहुसंख्यक या हिंदू हर समय दोषी होता है, परंतु ये साबरमती रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। उधर कांग्रेस इस फिल्म को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की आड़ में आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता गुजरात के दंगों के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार और मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन गोधरा कांड पर उनका मुंह नहीं खुल रहा है। यही नहीं, कई नेता तो इसके लिए भी तत्कालीन मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाने वालों को आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो चुकी है। तो निश्चित रूप से ये विभाजनकारी और सांप्रदायिक चीज को लेके आगे बढ़ने वाली फिल्म है। जैसा हमेशा वो करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। न कांग्रेस की सरकार थी राज्य में,
न केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जिसकी सरकार होती है साक्ष्य वो छुपाता है। साबरमती कांड, गोधरा कांड, सारी जो चीजें हैं सब जानते हैं कि सब हुआ था। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें कार्यकाल में जिस तरह की घटनाएं हुई थी और किस तरह स्वयंसेवकों के साथ में विचारों की मारपीट हुई थी, किस तरह जाने गई थी, सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जांच कराने के प्रयास किए थे, जो कि नरेंद्र मोदी जी और उनके दूसरे जो गृह मंत्री रहे उन्होंने उसको दबाने का काम किया है। पता लगा लीजिए, उन लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए, जिनको न तो उनका पुनर्वास हुआ और यही नहीं है, जिस हिंदू भाइयों को उन्होंने भड़काकर ये सब जुर्म करवाया, वो आज किस हालात में है, जरा भी पता लगा लीजिए। साहित्य की तरह सिनेमा भी समाज का आईना माना जाता है, लेकिन विडंबना ये है कि इस आईने में कोई अपना असली चेहरा नहीं देखना चाहता। देश ने वो दौर भी देखा है जब 70 के दशक में सरकार को आईना दिखाने वाली फिल्में रिलीज ही नहीं हो पाती थी। अब भी वही हाल है। वो फिल्में सियासत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो द कश्मीर फाइल हो, द साबरमती एक्सप्रेस हो या इमरजेंसी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव, 14 राज्यों की 46 विधानसभाओं और 2 लोकसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें एक बार फिर मोदी मैजिक देखने को मिला। झारखंड भले ही भाजपा के हाथ ना आया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में झटका खाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि जनता का विश्वास उस पर कायम है। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पर रुक गई। अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बच जाए। 2 राज्यों के चुनाव नतीजे और पूरे देश को संदेश। जी हाँ, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव, नांदेड़ और केरल की वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इसके साथ ही देश की सियासत को एक बड़ा संदेश मिल गया है, वो ये कि देश में बंटवारे की राजनीति नहीं चलेगी और जो जनता के लिए काम करेगा वही जनता पर राज करेगा। इसे महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के चुनाव परिणाम से समझते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी को मात मिली। इसकी वजह मानी गई विपक्षी गठबंधन इंडी के संविधान पर खतरा, आरक्षण पर खतरा का राग और जातीय जनगणना की मांग। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमटी तो दावा किया गया कि मोदी मैजिक खत्म। लेकिन अब महाराष्ट्र और यूपी दोनों के नतीजों ने बता दिया कि विपक्ष के बंटवारे का नैरेटिव खत्म। इसकी सबसे बड़ी वजह बना हरियाणा से शुरू हुआ नारा, बटोगे तो कटोगे। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे, याद रखना बटे तो कटे। बीजेपी ने इस नारे से संदेश दिया कि हिंदुओं के वोट बट रहे हैं और दूसरे समुदाय खासकर मुस्लिम वोट लामबंद हो रहे हैं। इसके जवाब में मौलवी मौलानाओं ने भी खूब लामबंदी की, फतवे जारी किए। जब नतीजे आए तो होश उड़ गए। महाराष्ट्र में बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर गई। यूपी की 9 में से 6 सीटें बीजेपी के कब्जे में आ गई। अब सवाल उठता है कि बटोगे तो कटोगे के नारे का असर झारखंड में क्यों नहीं हुआ? तो इसकी वजह भी जानकार बताते हैं। बटोगे तो कटोगे, साथ एक और फैक्टर ने महाराष्ट्र और झारखंड में असर किया, वो है महिला हितैषी योजनाएं। महाराष्ट्र में लाडकी बहना से महायुति ने महिला वोटर्स साधे, तो झारखंड में सोरेन सरकार की मैया योजना ने यही काम किया। झारखंड में बीजेपी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, इससे ज्यादा घुसपैठियों का डर दिखाया गया। लेकिन भाजपा यहाँ ठोस रणनीति बनाने में चूक गई। झारखंड में बीजेपी की हार की वजह सोरेन सरकार की प्रो इनकम्बेंसी, लाडली बहना की तर्ज वाली मैया योजना, हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद मिली सहानुभूति, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का अभाव, बाहरी नेताओं के हाथ कमान, आरजेडी से गठबंधन की वजह से मिले एक मुश्त यादव मुस्लिम वोट। अब बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ आंकड़ा कहने को तो बराबरी का रहा, लेकिन बीजेपी जीत कर भी एक तरह से हार गई। पूरा जोर लगाने के बाद भी विजयपुर सीट इनके हाथ से चली गई। 6 बार कांग्रेस से विधायक रहने के बाद बीजेपी में आए रामनिवास रावत कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गए। कांग्रेस ने आदिवासी बाहुल्य सीट पर आदिवासी उम्मीदवार उतारकर उन्हें चारों खाने चित कर दिया। वहीं अपनी सबसे मजबूत और परंपरागत सीट पर बुदनी में भी जीत का अंतर आसमान से जमीन पर आ गया। इन नतीजों के बाद कांग्रेस अपने को हार कर भी जीता मान रही है। अरसे बाद कांग्रेस दफ्तर में कोई जश्न मना है।
छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण भाजपा के खाते में गई है। ये सीट छत्तीसगढ़ में भाजपा की सबसे मजबूत सीट है, जहां से लगातार 8 बार बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे। उनके सांसद चुने जाने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व सांसद और रायपुर के मेयर रहे सुशील सोनी को उम्मीदवार बनाया था, जिनकी जीत पर किसी को संशय भी नहीं था। महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा उपचुनाव के साथ ही 15 राज्यों के 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा उपचुनाव परिणाम 46 सीटें, एनडीए को 24, इंडिया को 22 सीटें मिली हैं। चुनाव से पहले 27 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 13 सीटें थीं, भाजपा के पास 11, एनडीए के पास कुल 17 सीटें थीं। लोकसभा उपचुनाव 2 सीटें, केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी जीती, पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भाजपा के डॉक्टर संतोख राव हंबार्डे जीते, पहले कांग्रेस का कब्जा था। ये नतीजे साबित करते हैं कि झारखंड में पहले ही सोरेन सरकार की वापसी हो गई है। पूरे देश के नतीजे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए झटका ही कहे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो सियासत के सुर मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी खूब गूंजे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से लेकर सियासी दल भी तैयारियों में जुटे हैं। अब इसी बीच निकाय चुनाव की अवधि को लेकर सियासत नहीं थमती नजर आ रही है। राज्य सरकार जहां समय पर चुनाव कराने की बात कर रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष दावा कर रहे हैं कि सरकार चुनाव टालने और प्रशासक बैठाने की तैयारी में है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होते हैं और जनवरी में नए मेयर अध्यक्ष पदभार ग्रहण करते हैं। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग अभी मतदाता सूची अपडेट करने के काम में जुटा है। इस बीच राज्य सरकार ने नगरपालिका संशोधन अध्यादेश भी लागू कर दिया है। यही वजह है कि नगरीय निकाय चुनाव की अवधि को लेकर कशमकश के हालात हैं। असमंजस की स्थिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर भी है, क्योंकि अब तक इसे लेकर आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया जा सका। इन हालातों में सियासत भी गरमाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का आरोप है कि सरकार किसी भी तरह नगरीय निकाय चुनाव को टालना चाहती है। सरकार निकायों में प्रशासक बैठाकर उनसे काम कराना चाहती है। चुनाव से डरी हुई है, इसीलिए चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साफ का कहना है कि चुनाव में देरी करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतदाता सूची के बाद आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और समय पर चुनाव करा लिया जाएगा। कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक की नियुक्ति करेंगे और किसी भी बहाने 4-6 महीने प्रशासक द्वारा चलाने के बाद चुनाव कराएंगे। ये हर चीज में डरे भी है, किसी निर्णय को पहुंच नहीं पा रहे हैं कि इनकी सरकार के माध्यम से अब जो चुनाव कराए जाएंगे, चाहे नगर पालिका के हों, पंचायतें को हों, नगर पालिकाओं के हों, वहाँ इनको अपनी सरकार के क्या कहूँ लोग आते जाते नहीं दिख रहे हैं। अपनी हार की सामना करने से डर रहे हैं, इसलिए किसी बहाने इसको खिसका रहे हैं। कांग्रेस से तो डरने का सवाल ही नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी को हमने विधानसभा चुनाव में पराजित किया, जिस कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में पराजित किया, चुनाव की तैयारी हमने बहुत पहले से प्रारंभ कर दी है। चुनाव में विलंब करने की हमारी कोई नियत नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। चुनाव आयोग अब मतदाता सूची बनाने का काम कर रहा है। मतदाता सूची बनते ही रिजर्वेशन आरक्षण के दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो सरकार तो चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार तेज गति से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों के कार्यकर्ता पलके बिछाए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक चुनाव की घोषणा को लेकर हलचल नजर नहीं आ रही। इस बीच भले ही इस मुद्दे पर सियासत तेज हो, ये तय है कि निकाय चुनाव में कई नए समीकरण और दांव पेच भी देखने को मिलेंगे। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हुए 6600 करोड़ के बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी घोटाले मामले के तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। ऐसे में रायपुर में हुई ईडी और सीबीआई की छापेमार कार्रवाई पर सियासत शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। घोटाले पर छत्तीसगढ़ की सियासत पर देखिए ये खास रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में 6600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी घोटाले मामले में ईडी एक्शन में है। ईडी के आधा दर्जन अधिकारी कर्मचारियों की टीम ने रायपुर में गौरव मेहता के घर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान कई खुलासे होने की बात कही जा रही है। रायपुर के आम्रपाली सोसाइटी के रहने वाले गौरव मेहता के घर 2 दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूछताछ की है। इस पूछताछ के पहले मामले में सियासी ड्रामा महाराष्ट्र में देखने को मिला था। इस मामले में कई वॉइस नोट भी सामने आए, जिसमें गौरव मेहता की बातचीत कई नेताओं से हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव में पैसों की जरूरत की बातें भी वॉइस चैट में सुनाई दे रही हैं। इधर प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी गौरव मेहता के घर से लैपटॉप और डिजिटल गैजेट्स लेकर वापस चली गई है। इसके बाद गौरव मेहता को सीबीआई के दफ्तर तलब किया गया। जांच एजेंसियों की अपनी कार्रवाई चल रही है और इस बीच छत्तीसगढ़ की सियासत मामले में हाई हो गई है। छत्तीसगढ़ के सत्ता पक्ष के नेताओं ने गौरव मेहता के कनेक्शन पूर्व सीएम भूपेश बघेल से जोड़ते हुए कई आरोप लगाए हैं। बिटकॉइन मामले में जो महाराष्ट्र के ऑडियो टेप के माध्यम से यहाँ आया, ईडी ने इस पर यहाँ के जो गौरव मेहता हैं, जो आम्रपाली सोसाइटी में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हुई है। अर्थात उनके तार किस तरीके से यहाँ पे जुड़े हैं इसके ऊपर, और जिस गौरव मेहता के साथ में भी भूपेश बघेल जी के संबंध रहे हैं, लेकिन इनके आर्थिक मामलों की जो भ्रष्टाचार जो तार जुड़े हुए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी जुड़े हैं। महाराष्ट्र के बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी घोटाले के तार छत्तीसगढ़ के व्यक्ति से जुड़े हैं, जिस पर जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई और पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद भी है और इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा कि जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो जांच में सब आ जाएंगे, किसके तार कहां कहां जुड़े हैं, कोई बख्शे थोड़े जाएंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जैसे घोटाले का मामला लगभग पहली बार ही सामने आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष इन तमाम घोटालों का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को करार दे रहा है। भाजपा के गंभीर आरोपों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी अपना पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिटकॉइन करेंसी विदेश से संचालित होती है, जिस पर कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव पर मानहानि का मुकदमा करने तक की बात कह डाली है। संजय श्रीवास्तव इस प्रकार से बात करे तो उसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा मैं। केंद्र तो उसकी सरकार है ना भाई, बिटकॉइन कहाँ चलता है, कहाँ संचालित होता है, मुझे बताओ। छत्तीसगढ़ से, देश से या देश के बाहर से? देश के बाहर से। तो देश के बाहर जो भी मामला होगा उसमें कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। तो अपने मतलब ऊपर आसमान में थूकोगे तो खुद के चेहरे पे आएगा। भले ही घोटाला महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन इसके तार छत्तीसगढ़ के गौरव मेहता से जुड़े हैं, जिस पर जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच के बाद तमाम घोटालेबाजों के नाम भी सामने आएंगे, लेकिन जांच के दौरान छत्तीसगढ़ की सियासत जरूर गरमाई हुई है और आरोप और प्रत्यारोप भी जमकर लग रहे हैं। अब देखना होगा कि घोटाले पर शुरू हुई सियासत कहां तक जाती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के गठन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार विश्व का सुशासन टैगलाइन के साथ प्रदेश में काम कर रही है। प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए गुड गवर्नेंस की 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, लेकिन गुड गवर्नेंस की यह क्लास विपक्ष को रास नहीं आई और मुद्दे पर राजनीतिक तकरार भी शुरू हो गई। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार गुड गवर्नेंस की राह में तेजी से कदम बढ़ा रही है। राजधानी रायपुर में चली रीजनल गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय ने कई घोषणाएं की हैं। गुड गवर्नेंस फेलो योजना की होगी शुरुआत। IIM रायपुर के साथ मिलकर छात्रों के लिए शुरू होगा नया पाठ्यक्रम। पब्लिक पॉलिसी इन गुड गवर्नेंस पाठ्यक्रम होगा शुरू। परीक्षा के माध्यम से होगा छात्रों का चयन। शासन के विभागों में मिलेगा व्यवहारिक अनुभव। पाठ्यक्रम की पूरी फीस का वहन करेगी राज्य सरकार। छात्रों को मासिक स्टाइपेंड देने का ऐलान। एनजीओ और निजी क्षेत्रों से मिलकर गुड गवर्नेंस के लिए काम करेंगे छात्र। गुड गवर्नेंस सम्मेलन को सरकार बड़ी और महत्वपूर्ण पहल बता रही है। सम्मेलन के पहले दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सम्मेलन को मील का पत्थर बताया। वहीं दूसरे दिन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुरानों में जिसे राम राज्य कहते थे उसे हम सुशासन कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में हमारी सरकार बढ़ रही है। 11 महीने में सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की है।
शासन प्रशासन में कसावट लाने की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जो रामराज की बात हम लोग करते हैं, तो रामराज ही सुशासन है कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और वो भी अच्छे तरीके से पहुंचाना, ये गुड गवर्नेंस का, जिसमें जनता को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ये गुड गवर्नेंस। सरकार गुड गवर्नेंस लाकर अच्छा काम करती है, सरकार की योजनाओं को लोगों तक अच्छे से पहुंचाती है, जिसमें करप्शन में जीरो टॉलरेंस हो, अपराध नहीं हो, तो निश्चित रूप से सरकार की लोकप्रियता तो बढ़ेगी। वही गुड गवर्नेंस की यह पाठशाला विपक्ष को रास नहीं आई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पूरे मामले में सरकार को आड़े हाथों ले लिया। शिव डहरिया का कहना है कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। बीजेपी की सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं, जो आने वाले समय में सब सामने आ जाएंगे। बीजेपी में गुटबाजी हावी है, वरिष्ठ नेताओं से सलाह ली नहीं जाती और गुड गवर्नेंस पर लंबी चौड़ी बातें की जा रही हैं। कि भाजपा के सरकार में कहीं गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं है। आज पूरी तरह से अराजकता का माहौल है और कानून व्यवस्था की स्थिति से लेकर सभी विभागों की कार्य प्रणाली खराब हो चुकी है। इस सरकार में पूरी तरह से अराजकता का माहौल दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। अभी आगे सब दिख जाएगा कि किस तरह से काम चल रहा है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से गुटबाजी हावी है। इनके जो सीनियर लीडर हैं, ऐसे लोगों की सलाह तक नहीं ली जा रही, पूछा नहीं जा रहा है उनको। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए सरकार इस सम्मेलन को मील का पत्थर बता रही है। सरकार ने पहले भी कई बैठकों और फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रदेश में घटित कई घटनाओं को देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था आज भी बौनी नजर आती है। अब इस समिट के बाद विष्णु का सुशासन कब तक और कितना कायम हो पाता है, इस बात का इंतजार है। रायपुर से स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।